हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नीबीएचयू मैथमेटिक। फ्रेंड, आज से हम अपने वापस से उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो हमने 1.5 महीने पहले स्टार्ट किया था। क्लास 9th और 11th सीएचएस के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से है। जो बच्चे क्लास 9th और 11th की टारगेट कर रहे हैं वो भी 2024 में, उनके लिए ही ये वीडियो डाला जा रहा है। देखो, ये क्वेश्चन सीरीज है 2023 का, इसी तरह 2022 का एंड देन 20 का, 19, 17, 18, इसी तरह के सारे क्वेश्चन सीरीज आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो अगर आपके फ्रेंड जो कि इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। मैं स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बीच में काफ़ी दिन तक कोई वीडियो नहीं डाला था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। बट आपको मेक श्योर करता हूं कि अब कॉन्टिन्यूसली हमारी वीडियो जाएगी। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज रेट डाटा बुक। आप चाहो तो 2023 के इस क्वेश्चन को देख सकते हो अपने फ्रेंड जो जिन्होंने ये पेपर दिया हो, या इंटरनेट, बहुत पॉसिबल सी चीज़ है। देखो, रेड डाटा बुक का मतलब होता है विलुप्त होने वाली प्रजाति। रेड का मतलब हम समझते हैं हमेशा से कि रेड खतरे की निशानी होती है, तो यानी कि वो प्रजातियां, चाहे वो पौधों में हो, चाहे वो जंतुओं में हो, चाहे वो जानवर में हो, उनको हम संरक्षित करके रखें, बचा करके रखें, तो वो रेड डाटा बुक के अंदर आता है। अब ये क्या होता है, तो रेड डाटा बुक का फुल फॉर्म या इसका मतलब क्या होता है, तो रिकॉर्ड बुक ऑफ डिजीज स्पीसीज नहीं, बीमार लोगों का संग्रह नहीं होता। रिकॉर्ड बुक ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज ये भी नहीं होगा, इस तरह का कोई संग्रहण नहीं करते हैं। रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, यस, ये हमारा सही आंसर है। क्यों? खतरे में हुई प्रजातियों का संरक्षण, बिल्कुल सही है, ये उन्हीं का लेखा जोखा होता है। ओके, तो मेरा आंसर मिल गया, ऑप्शन है सी। आप इसको देख सकते हो, ठीक है। बिना समय गवाए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सॉरी माफ करना। आओ, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द एक्सटिंग्विशर फायर ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अ पेट्रोल। अब ये क्वेश्चन क्या है, आप में से बहुत से लोगों ने फायर एक्सटिंग्विश यानी कि वो जो अग्निशामक है ना, सॉरी मुझे माफ करना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, जीभ जल गया है मेरा। ये देख रहे हो, फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक, जो होटल्स में, स्कूल के छतों में, यानी कि वहां देखोगे ना, जब लिफ्ट वगैरह अगर आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो तो कॉर्नर साइड में कहीं ये रेड रंग के सिलेंडर जैसा रखा होता है, और किसी कप बोर्ड पे ऐसा सिचुएटेड होता है, नहीं रखा होता है वो। तो क्वेश्चन है कि इसके अंदर ऐसा क्या गैस भरा होता है, यानी कौन सा पदार्थ भरा होता है, क्या ही चीज भरी होती है जिसकी वजह से आग बुझ जाता है। तो हमें पता है कि आग तो ऑक्सीजन का मित्र है, यानी पास आ गए तो भाई साहब चलो चलो चलते हैं, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होने वाला है, ये हमारा आंसर कभी नहीं होगा। वाटर, पानी में भी ऑक्सीजन होता है, यानी H+O2 से तो मिलके बनता है हमारा वाटर, यही तो है, इसमें भी ऑक्सीजन है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, भाई साहब अगर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता तो क्या कोई इसको अपने घर पे रखता, यानी खुद मरने का इंतजार कर रहे हैं, ये भी नहीं है। यानी हमारा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि ये इसके साथ कोई भी अच्छा रिएक्शन नहीं करता, यानी अगर ये जहां पर होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, तो आग बुझना तय है, यानी इसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। आपको पता है, हमने अपने घरों में एलईडी कुछ बल्ब देखा होगा, कुछ ने ऐसे देखा, सर हमारे पास वो लाल लट्टू वाला होता है, सर वही है ना एलईडी? नहीं भैया, वो नहीं है। सर तब ये वाला होगा ना, जो ऐसे आता है मार्केट में, छोटा 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 छोटा। जी 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 जी, बहुत सही पकड़े हो सर, वो छोटी सी जो लाइट होती है जिसके नीचे 2 पिन लगा होता है, हाँ हाँ बिल्कुल, जो हम लोग 60 रुपए वाली बैटरी से, जो कि 5 वोल्ट की होती है, उससे जोड़ करके देख लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तो वो होता क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। आप इसे याद कर लो, क्योंकि ये आपको 9th में देखने को मिलेगा, ये 8th वाले बच्चों के लिए है। क्योंकि हम जानते हैं, देखो बेसिकली क्या होता है ना, 9th का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें क्लास 8th का 100% सिलेबस होता है, बट 9th का भी 10 से 20% सिलेबस वो पूछते हैं, और हमें 8th में नहीं बताया जाता। तो डोंट वरी, आप इस चैनल से जुड़े रहो, आपको टाइम टू टाइम इस तरह की जानकारी और इस तरह से टॉपिक रिलेटेड जो भी होगा उसका इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो इसमें हमारा आंसर है ए, लाइट इमिटिंग डायोड। डायोड क्या होता है ये आप आगे समझोगे, बट अभी के लिए आंसर हम जानते रहें, ताकि ये हमारे लिए कुछ अननोन सा ना रहे। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है पता है?
देखो इसको मैं पढ़ूं क्वेश्चन उसके पहले समझ लो। देखो फ्रिक्शन का मतलब होता है कि सपोज करो हम किसी सरफेस पे चल रहे हैं, ये जूता हमारा जापानी सा, ठीक है, हम किसी सरफेस पे चल रहे हैं, हमारा जूता कुछ ऐसा है आगे की तरफ, तो यहाँ पे देख रहे हो पृथ्वी यानी कि अर्थ और हमारे जूते के बीच में कोई तो एक फोर्स काम कर रहा है जिसकी वजह से हम चल रहे हैं। ध्यान से कभी आप महसूस करना, आप पृथ्वी को यानी अर्थ को पीछे की तरफ पुश करते हो, जिसके रिएक्शन में वो आपको आगे की तरफ जाने की अनुमति देता है, यानी कि वो आपको आगे ढकेल देता है। सर नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा आप महसूस करना। आप अपने दोनों पाम यानी हथेलियों को भी रगड़ करके देख सकते हो, तो ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बात तो कहीं अच्छी अच्छी सी लग रही है कि ऐसा तो होता ही है। तो सर ये चुड़ैल है क्या? हाँ भाई मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, देखो ये, ठीक है, ये पाम है। आप दूसरे पाम को इसके ऊपर रब करोगे यानी रगड़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जब आपका एक हैंड आगे की तरफ जा रहा है तो दूसरा हैंड ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ जा रहा है। वहां जो फोर्स हम महसूस कर पा रहे हैं वो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब हम किसी हार्ड सरफेस पे चलते हैं ना, कोई काम करते हैं, तो हमारे लिए स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। क्लियर है? और ये सबसे ज्यादा वैल्यू होता है। देखो म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, आप ये समझो म्यू हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। एक सेकंड में थोड़ा सा इसे साफ कर लूं, उसके बाद मैं इसे समझाता हूँ और अच्छे से। इसको मैं हटाता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखो म्यू हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, ओके। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होने से क्या हो गया सर? फ्रिक्शन कोफिशिएंट होने से हमें बताता है कि अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 हो गई तब तो खतरनाक वाला फ्रिक्शन लग रहा है, वो हिलेगा तक नहीं, गड़ गया है वो। दूसरा, अगर म्यू की वैल्यू 1 से कम होती है, सपोज करो 0.1 हो गई, तो ये इतना स्मूथ है, इतना स्मूथ है कि भाई साहब अगर आप इसके ऊपर चल गए तो स्लिपरी है, तो आप सरकते चले जाएंगे, सरकते चले जाएंगे। अगर फ्रिक्शन है ही नहीं, वहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो भाई साहब अगर आपको खड़े हो ना नदी के किनारे या पहाड़ के किनारे, रोड के ऊपर भी किसी ने आपको धक्का दे दिया ना, ऐसे मस्ती से खड़े हो मस्त, किसी ने आपको ऐसे धक्का दे दिया ना, तो अब बस चल दिए, अब कभी रुकने वाले नहीं हो आप। फ्रिक्शन का ये महत्व होता है, समझे? तो इसका आंसर तो ए नहीं होने वाला, स्टैटिक फ्रिक्शन तो कभी नहीं होगा। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है जो पहियों पे लगता है। ध्यान से देखना, पहिया एक बार ढकेल दिए तो चलता चलता चला जाएगा, लेकिन वहीं रुक जाएगा जहां पे इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। सिल्डिंग फ्रिक्शन यानी सरकने वाली बात होती है। अब ये कैसी बात करते हो, जैसे कभी कभी हमारे हथेलियों में या पैर के तलवे पे जब पसीना आ जाता है ना, तो देखना आप जूते के अंदर जो तली लगी हुई होती है उस पे एक स्लिपरी सा एहसास होता है, तो सिल्डिंग होता है। पर यहाँ पे कोई लिक्विड नहीं है, यानी हमारा आंसर होगा बी। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ओके। उम्मीद करता हूँ समझ, ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप चेक कर सकते हो नेट पे, ओके। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। इंसेक्ट आर एबल टू क्रोल ऑन वाटर सरफेस इन अ पाउंड ड्यू टू। पूछ रहा है कि जो कीट कीट मकोड़े होते हैं, या कीट कह लो या फिर छोटे से कोई भी जानवर कह लो जो बहुत हल्के होते हैं मास में, वो पानी के ऊपर तैरने में सक्षम होते हैं, वो एबल होते क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हार्ड सरफेस पे बहुत अच्छे से काम करता है, इसके ऊपर नहीं लगता। कोहेंसन संघन नहीं, ये भी नहीं है इसका मतलब। और सबसे अच्छी बात है जो, देखो इसको समझो, सरफेस एरिया हमारा इसके ऊपर काम करता है। क्यों? वाटर क्या है, पूरा का पूरा लिक्विड, हमें पता है। और इसके ऊपर ये इंसेक्ट भैया बैठे हैं, कीड़े ना, इनका जो मास है और वॉल्यूम है, ये जितने एरिया बैठे हैं वही इनको बचा के रखा हुआ है, ठीक है। तो सरफेस एरिया इसी तरह इसके ऊपर काम करता है। इसके ऊपर ज्यादा देखो, मेन है ना कि सरफेस एरिया का मतलब होता है मास अपॉन में आपने जितना वॉल्यूम कवर कर रखा है उस पर्टिकुलर एरिया पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यही कारण होता है कि पानी के ऊपर तेल का तैरना, ये भी इसी रीजन से आता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप इसका आंसर भी सेम टिक करोगे, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। डेसिबल इज यूनिट ऑफ, ये देखो आपने क्लास 9th में पूरा साउंड एक चैप्टर है, वहां पे पढ़ने को मिलेगा। बट अभी के लिए जानो कि साउंड को डेसिबल में नापते हैं। तो लाइट वाली ऑप्शन खत्म हो गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर खत्म हो गया, दो ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिया बस इतनी बात से कि साउंड से रिलेटेड है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड या फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, देखो डेसिबल ना
इंटेंसिटी को मेजर करता है कि कितनी तेजी से हम किसी चीज को बोल रहे हैं, वो हमारे पिच को मेजर करता है, नॉट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं। क्लियर है? तो आंसर है बी, इसका आंसर है बी। ओके, आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कैम्फर गेट कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड इनटू द गैसियस स्टेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ। कैम्फर जानते हो, कपूर की बात कर रहे हैं, मंदिर में देखा होगा मम्मी को पूजा वूजा करते हुए, ये जल रहा है बढ़िया सा, आग लग गया इस पे, ठीक है, ये कैम्फर है। थोड़ा सा रंगीन कर देने कहोगे सर, क्या बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है, आओ देखो, ये आग लग गया इसमें, ठीक है, अब सही है, जलता हुआ महसूस भी हो रहा है। तो कैम्फर क्या है, बेसिकली कैम्फर कपूर होता है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। क्लियर है? अब इसको जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, हाँ क्या सर उल्लू बना रहा है, आपने कभी कपूर जलाया है? हाँ जलाया है सर, जैसे ही आग लगता है ना वो सीधे गैस में बदल जाता है। हाँ सर ये बात तो सही है। तो इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं? ये भी क्लास 9 का एक चैप्टर ही है पूरा, सॉलिड सर्कल। मैं आपको इसको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको कंफर्म इसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। कंडेंसेशन होता है क्या? नहीं भैया, कंडेंसेशन का मतलब होता है कि आप ना किसी पतीले में पानी को गर्म कर रहे हो, ठीक है, और उसके ऊपर आपने एक ढक्कन लगा रखा है, पानी को नीचे से हीट लग रही है अच्छी खासी, वो बर्नर से वो जले जा रहा है, लेकिन ढक्कन को आपने लगा रखा है वो भी आधे पे। तो देखना जब ढक्कन आप उल्टोगे ना तो उसके ऊपर कुछ वाटर ड्रॉपलेट आ जाएंगे। क्लियर? केवल इतना ही मतलब है। आओ, अच्छा दूसरा भी समझ लें, इसके लिए मुझे इसको सारा इरेज करना पड़ेगा। आ जाओ, क्लियर हो गया? मेल्टिंग, मेल्ट थोड़ी हो रहा है, मेल्ट होने का मतलब अगर सॉलिड है ना तो उसके जस्ट बाद वाला प्रोसेस उसका लिक्विड स्टेट आता है, बट ये सीधे गैस में बदल रहा है, तो ये कट गया और ये कट गया, दोनों कट गया। डिस्टिलेशन ये तो बिल्कुल नहीं होता, सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड से सीधे गैस में चेंज होना हमारा सब्लिमेशन कहलाता है। तो आज का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। क्लियर है? आओ 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, आप समझ सकते हो, आपने कभी कोल यानी अगर मैं सीधे सिंपल भाषा में बोलूं तो कोयले से रिलेटेड है, कोयले को प्योरेस्ट फॉर्म में कहीं देखा है? हाँ सर हाँ देखा है, वो ना मम्मी दीपावली के समय काजल जब वो करती हैं ना सर, वही प्योरेस्ट फॉर्म होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या बात है, देखो कितनी अच्छी बात है ना। नहीं भैया वो नहीं होता, आप क्या कर रहे हो, उसमें ऑयल यूज करते हो, ऑयल के साथ वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वहां पर जो बर्निंग यानी ऑयल का ही वो पार्टिकल आपको ऊपर की तरफ दिखाई देता है, ये नहीं है प्योरेस्ट फॉर्म। प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? क्या पिट? नहीं ये तो है ही नहीं। लिग्नाइट, देखो ये दोनों आपका कोयले की एक वैरायटी होती है, ब्यूटीमेन ये रबर्स के फॉर्म में आता है, ये नहीं है और ये भी नहीं है, इन दोनों में से है। बट इन दोनों में से सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में हमारा एंथ्रासाइट होता है, कोयला है, कोयले का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म। तो उम्मीद करता हूं कि आप भूलोगे नहीं। क्लियर है? आइए क्लास, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट डिस्प्लेड हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। अच्छा, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, क्लास 9th में थोड़ा सा हमें झलक मिलता है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, कुछ वो ऐसे देखने को मिलता है, ठीक, और नीचे एक अलग सा लेंथेनाइट और एक्टेनाइट कॉन्स्ट्रक्शन होता है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह मिलते हैं, यहाँ इसमें ऐसे रखे होते हैं एलिमेंट। क्लियर है? आओ देखते हैं। देखो जब आप इसे पढ़ोगे ना, मैं बता दूंगा इसका आंसर, मैं अभी बता देता हूँ, बस इसमें थोड़ा सा जानकारी देख लो आप कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये ना जस्ट इसी आसपास के एरिया में होते हैं। क्लियर है? बट ये जो प्लेटिनम है ना, प्लेटिनम आपका कहीं इस एरिया में कवर करता है, वो भी डी ब्लॉक में। ये एस होता है, ये पी होता है, ये डी होता है, और ये जो नीचे मैंने बना रखा है वर्टिकल लाइन दो, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा एफ ब्लॉक होता है। ठीक है, थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो सकती है बट समझना। देखो मेटल हमने बचपन से पढ़ रखा है, क्लास 8 में भी, मैंने अभी एक दिन पहले इसके ऊपर एक वीडियो डाला था, आप चाहो तो देख सकते हो। सोडियम को जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं ना तो काफी एक्सप्लोजिव नेचर में आ जाता है, मतलब अगर थोड़े से वाटर में आपने बड़े अमाउंट का सोडियम डाल दिया है ना तो ब्लास्ट कर जाएगा, और कैसे करेगा आप मेरे उस वीडियो में देख सकते हो। तो सोडियम तो वाटर से रिएक्ट करता है। कैल्शियम, कैल्शियम को आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई साहब कैल्शियम जो है ना वो हमारा बेसिकली तो ऐसे समझो कि कैल्शियम हम धातु में और चूने का पत्थर और आप घर को रंगाई पुताई में देखे हो ना वहां पे हिलता है, तो ये भी वाटर से रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम तो भाई साहब पूछिए मत,
मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप आती है पतली सी, आप देख सकते हो ये भी वाटर से रिएक्ट करता है, मैं बिना घुमाए बता रहा हूँ, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम होगा। प्लेटिनम हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता क्योंकि इसको ऑकर करने में ही अच्छा खासा वैल्यू हो जाती है। क्लियर है, ये हमें नहीं मिलता, तो इसका आंसर डी है। आइए क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज 13 एंड एटॉमिक मास इज 27 देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज। अब ऐसे समझ सकते हो सर ये बात क्या कह रहे हो, बिल्कुल समझ में नहीं है, तो ध्यान से देखो। सपोज करो ये एटम है, क्लास 8 तक हमको इतनी जानकारी होती है, एटम है, एटम का बीच वाला पॉइंट यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बाबू, माइनस निगेटिवली चार्ज, बीच में हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है प्रोटॉन, निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, और इस न्यूक्लियस को बोला जाता है कि ये पॉजिटिव होता है। बट एक न्यूट्रॉन नाम का भी एक स्पीसीज होता है, यानी एक छोटी सी बात है, समझ सकते हैं। यानी एक एटम को बनने में इलेक्ट्रॉन भी यूज में आता है, प्रोटॉन भी यूज में होता है, और न्यूट्रॉन भी यूज आता है। क्लियर है? अब सर इसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखो इलेक्ट्रॉन बाबू और प्रोटॉन ये दोनों को दोनों सेम मास ऑकर कर सकते हैं या करते भी हैं, बस चार्ज इस पे निगेटिव होता है, इस पे चार्ज पॉजिटिव होता है। सर इसके बारे में बताइए। ये कोई चार्ज नहीं कंटेन करता, नो चार्ज। क्लियर है? ये हमारा ये दोनों अंदर पाए जाते हैं यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर होता है, यानी कि इसके न्यूक्लियाई में यानी नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। आइए मतलब जो हमारा एटॉमिक मास है, क्या बोल रहे हैं सर, जो हमारा एटॉमिक मास है ना बाबू, वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अरे सर कुछ समझ में नहीं आया, समझो। एटॉमिक मास कितना दे रखा बाबू, इसमें दे रखा है 27, कितना 27 इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, चाहे आप प्रोटॉन को यूज करो चाहे इलेक्ट्रॉन, दोनों सेम है, तो मैंने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो कि फॉर्मूला होता है, प्रोटॉन ले लिया प्लस न्यूट्रॉन। अब इसमें क्या करना है, 27 माइनस 13 करोगे तो आंसर है 14। तो कितने न्यूट्रॉन यूज हुए बाबू, 14। उम्मीद करता हूँ समझ में आया, ऑप्शन हमारा डी है। क्लियर? तो इसी तरह के वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अब ये मजाक नहीं है बाबू, ये 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा कि आपसे शेयर करता हूँ। इसी तरह के अगली वीडियो में आपको हो सकता है मैथ्स की मिल जाए, और मोर वीडियो के लिए मैंने अपने इसी टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, इसी के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। देखो वीडियो में थोड़ी बहुत लैंग्वेज इशू हो सकती है, तो आप अभी इसे ओवरकम करना, थोड़ा सा इग्नोर करना, मैं इसे सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह की मोर वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।